Myself Dr. Shantanu Bhargav and you are watching Bhargav Biology Classes। अभी तक हमने स्टार्ट किया था गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हमने पहला पार्ट पढ़ लिया था स्पर्मेटोजेनेसिस। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं गैमेटोजेनेसिस का oogenesis। सबसे पहले वही बात, डेफिनेशन क्या होगी इसकी? तो फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ओवम फ्रॉम डिप्लॉइड oogonia इज कॉल्ड oogenesis। मतलब इससे इसका बनना, ये क्या है? अपना ओवम है। मतलब क्या है? ये डिप्लॉइड oogonia से हैप्लॉइड ओवम का बनना क्या कहलाता है? oogenesis। ठीक, इसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला है मल्टीपल फेज। ठीक, तो मल्टीपल फेज में क्या होगा? ये जो डिप्लॉइड oogonia है ये माइटोसिस करेगा और 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे। ये तब तक माइटोसिस करता रहेगा जब तक कपल ऑफ मिलियंस oogonia या एग मदर सेल्स नहीं बन जाते हैं। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कब होता है? फीटल लाइफ में, यानी फीमेल एम्ब्रियो का जन्म ही नहीं हुआ उसके पहले ये निश्चित हो गया कि वो आगे चल के माँ बनेगी। अभी वो माँ की कोख में है। तो ये जो माइटोसिस है, ये जो मल्टीपल फेज है, ये कहाँ होता है? फीटल लाइफ में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कपल ऑफ मिलियंस या 20 मिलियंस क्या बनते हैं? oogonia बनते हैं। ठीक है, अब दूसरा फेज है अपना ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होगा? ये जो oogonia था, ये oogonia साइज में बड़ा हो जाएगा। सेम हमने स्पर्मेटोगोनिया में क्या पढ़ा था? स्पर्मेटोगोनिया साइज में बड़ा हो गया तो क्या बन गया था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहां पर oogonia साइज में ग्रो कर गया। ठीक है, उसका नाम क्या हो गया? प्राइमरी oocyte। इसको मैंने नाम दे दिया ग्रोथ फेज। ठीक है, इसी टाइम पर इसमें प्रोफेज फर्स्ट में ये अरेस्ट हो गया था। याद करो, मैंने आपको जब डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल पढ़ाया था उस समय आप याद करो, इसी टाइम पर प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो गया था। तो जितने भी इस टाइम पर फॉलिकल्स फीमेल के ओवरी में होंगे वो प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट में पड़े होंगे लगभग। आप oogonia बोलो या अरेस्टेड इन प्राइमरी oocyte प्रोफेज फर्स्ट, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ग्रोथ फेज में क्या होगा? ये साइज में बड़ा हो गया और नाम मैंने क्या रख दिया? प्राइमरी oocyte। इस समय क्या क्या चेंजेज होते हैं मैं इसको 2 पॉइंट में डिवाइड कर रहा हूं। एक पॉइंट है प्री विटेलोजेनेसिस और दूसरा है विटेलोजेनेसिस। विटेलो मतलब क्या होता है? यॉक। तो प्री विटेलोजेनेसिस में क्या होगा? यॉक बनने की तैयारी होगी। इस टाइम पर क्या होगा? जो इसका गोल्जी बॉडी है वो गोल्जी बॉडी क्या करेगा? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन कर देगा। ये कुछ पार्टिकल्स निकालेगा जो प्राइमरी oocyte के कॉर्टिकल पार्ट में अरेंज हो जाएंगे। सेंट्रल पार्ट क्या होता है? मेडुला, और पेरिफेरल पार्ट क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। तो ये ग्रेन्यूल्स किस पार्ट में अरेंज हुए? कॉर्टेक्स में। तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। आगे चल के काम में आएगा। ये क्या हो गया? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो देखो जरा, ग्रोथ फेज में प्री विटेलोजेनेसिस में पहला पॉइंट क्या हुआ? एक तो यॉक बनने की तैयारी चालू कर दी, जिनकी बहुत सारी कॉपी तैयार कर ली। ठीक है, और क्या किया? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन कर लिया। और क्या किया? और उसने क्या किया? ये जो साइटोप्लाज्म है वो कई गुना बढ़ गया। सोचो, oogonia में न्यूक्लियस इतना सा था, अब ये प्राइमरी oocyte इतना बड़ा हो गया लेकिन न्यूक्लियस आज भी इतना है। तो आप इसमें क्या चेंज देख पा रहे हो? इसमें साइटोप्लाज्म मैनी टाइम्स बढ़ जाएगा, जिससे जो NYC रेशो है, NYC रेशो वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि जब साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, नीचे की वैल्यू बढ़ेगी तो टोटल वैल्यू कम आएगी कि नहीं आएगी? यही कम NYC रेशो भविष्य में क्लीवेज का कारण बनेगा। यानी क्लीवेज इसके वजह से होगा, किसकी वजह से? जो NYC रेशो कम हो गया, मतलब क्लीवेज सेल डिवीजन करके इस NYC रेशियो को बॉडी के नॉर्मल सेल के बराबर कर देगा और क्लीवेज स्टॉप हो जाएगा। तो यहां पर आपने 2-3 पॉइंट देखे, एक तो यॉक
प्रिपरेशन की चालू हो गई यहाँ पर। दूसरा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया, ये भी काम में आएंगे। तीसरा पॉइंट, NYC रेशो की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई, जिससे भविष्य में क्लीवेज होगा। दूसरा पॉइंट है इसमें विटेलोजेनेसिस, यानी इसमें यॉक बनेगा। फिश और एम्फीबिया का यॉक उनके एग के माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। बाकी जो रिमेनिंग कॉर्डेट्स हैं उनका यॉक लीवर में फॉर्म होता है, तो यॉक बनता है सो कॉल्ड विटेलोजेनेसिस। विटेलो मतलब यॉक, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। इन दोनों पॉइंट से अल्टीमेटली क्या बन गया, ये प्राइमरी oocyte, और साइज में बड़ा भी हो गया। इसको हमने आराम से समझ लिया है। तो आप ये पॉइंट याद रखना, NYC रेशो कम हो गया, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बन गए, ठीक है, और यहां पर यॉक बन गया। अब आगे देखो, अब इस प्राइमरी oocyte में क्या हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप वहां पे देखोगे ग्राफियन फॉलिकल में, जो आपने डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल पढ़ा था, इसी में क्या हो गया था, स्टार्ट, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया था और प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो गया था। अभी हम वो चीज़ की बात नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट पूरी प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। तो प्राइमरी oocyte में क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, और ये कैसा होगा, अनइक्वल डिवीजन हो जाएगा। मतलब एक किसी में बहुत ज़्यादा ऊप्लाज्म एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक में बहुत कम हो जाएगा। तो ये इक्वल डिवीजन है क्या, नहीं, ये कैसा हो गया, अनइक्वल डिवीजन, ठीक है। तो इसमें देखो जरा, साइटोप्लाज्म मैक्सिमम इसमें आ गया, इसमें कम से कम चला गया। ऐसा होने से क्या हुआ, सिर्फ हमने क्रोमोसोम का नंबर आधा कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये NCERT में लिखा है, ये पोलर बॉडी फर्स्ट का आगे चल के क्या होता है, पोलर बॉडी फर्स्ट का अभी तक नहीं पता क्या होता है, ठीक है। ये इसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, पोलर बॉडी फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। अगर ये मान के चलो पोलर बॉडी फर्स्ट मियोसिस सेकंड करता भी है, तो दो पोलर बॉडी और बन जाएंगे, 1 और 2 सेकंड। वैसे तो ये इसी कंडीशन में डीजनरेट हो जाएगा। अगर मान के चलो करता भी है तो 2 पोलर बॉडी और बन जाएंगे, ठीक है। वैसे क्लियर और कंफर्म नहीं है ये करता भी है कि नहीं करता है, ठीक। अब अपने यहाँ पे क्या था, ये सेकेंडरी oocyte था, क्योंकि प्राइमरी oocyte जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो क्या बन गया, ये सेकेंडरी oocyte। याद करो, जब ओवुलेशन हुआ था तो यही सेकेंडरी oocyte किस में अरेस्टेड था, मेटाफेज सेकंड में था कि नहीं था। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो सेकेंडरी oocyte का जब ओवुलेशन हुआ था तो वो किस कंडीशन में थी, अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकंड में। और मैंने उसी समय क्लियर बोला था, ये जो मियोसिस सेकंड है वो कंप्लीट कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो सेकेंडरी oocyte मेटाफेज सेकंड में ही मर जाएगा और अगले MC के ब्लड में बाहर निकल जाएगा। क्योंकि हम यहाँ मान के चलते हैं फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो मैंने यहाँ पे स्पर्म बना दिया। ये स्पर्म इसको क्या कर रहा है, फर्टिलाइज कर रहा है, किसको, सेकेंडरी oocyte को, जो कि अरेस्टेड था किसमें, मेटाफेज सेकंड में था। जब ये इसको फर्टिलाइज करेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन और मियोसिस सेकंड एक साथ कंप्लीट होता है, और क्या बन जाएगा, ओवम एंड पोलर बॉडी सेकंड। ये बन गया आपका ओवम। तो ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ही मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, वरना नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहला मल्टीपल फेज है, जो कि जन्म के पहले फीचर लाइफ में होता है, आपने क्लियर पढ़ा था, नो मोर oogonia एडेड आफ्टर बर्थ। दूसरा था ग्रोथ फेज, ये साइज में बड़ा हो गया, इस समय NYC रेशियो की वैल्यू बहुत कम हो गई, और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भी पेरीफेरी में इकट्ठे हो गए, ठीक है। जीन की बहुत सारी कॉपी तैयार हो गई। इसमें क्या स्टार्ट हो गया, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया, जो कि अरेस्ट हो गया था प्रोफेज फर्स्ट में। फिर ये टर्सरी फॉलिकल तक आते आते क्या हो गया था, कंप्लीट, और क्या बन गया था, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte किस, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो गया था, और मेटाफेज सेकंड में क्या हो गया था, अरेस्ट, और उसी कंडीशन में क्या हो जाता है, ओवुलेशन। ये भी आप पढ़ चुके हो। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ही ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगा, और क्या बनाएगा, एक हैप्लॉइड ओवम एंड पोलर बॉडी सेकंड। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। ये जो oogenesis है, ये जो oogenesis है, ये कब स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है। कहाँ पे स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है, और कंप्लीट कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो बताओ सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होगा इसका, मैच्योरेशन फेज। क्योंकि जो फीटल लाइफ में oogonia पड़े हैं
वो प्राइमरी oocyte बन गए थे, याद करो, और उसमें प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो गया था। तो तब से लेके आज तक ये उस कंडीशन में पड़ा है, क्योंकि सेकंड कंप्लीट कब होगा मियोसिस, जब फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे मान के चलो कोई फीमेल अभी है, उसमें कितने एग हैं टोटल, 1.5 लाख उगोनिया है, मतलब प्राइमरी oocyte पड़े हैं, किस फॉर्म में पड़े हैं, वो अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट। तो हर एक महीने में अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ये इस टाइम पर कंप्लीट होगा सेकंड। तो सबसे बड़ी फेज कौन सी होगी, मैच्योरेशन फेज, यानी स्टार्ट फ्रॉम फीटल लाइफ टू फर्टिलाइजेशन। अब पहला फर्टिलाइजेशन हो सकता है 20 साल में हो जाए, 15 साल में हो जाए, हो सकता है एक एग वो भी होगा जिसका फर्टिलाइजेशन 45-50 साल के आसपास होगा। तो उसकी तो लंबाई मतलब एज कितनी लॉन्ग हो गई। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट फेज का आंसर आएगा वो क्या आएगा, मैच्योरेशन फेज का आएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है फीटल ओवरी में बहुत सारे कपल ऑफ मिलियंस उगोनिया बनते हैं। ठीक है, जन्म के बाद कोई भी उगोनिया ऐड नहीं होता है, मतलब जन्म के बाद माइटोसिस नहीं होता है। जबकि मेल में क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद ही माइटोसिस स्टार्ट होता है, जबकि इसमें माइटोसिस एम्ब्रियो में हो चुका, अब नहीं होगा। ठीक है, जो प्यूबर्टी तक आते आते कितने बच्चे रह जाते हैं, 60,000 to 80,000, और इनमें से हर एक महीने में एक एक का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है FSH LH की वजह से। और ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट कब करेगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये था आपका oogenesis, थोड़ा सा डिफरेंट था ये स्पर्मेटोजेनेसिस से, बट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उसके सामने जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे चल के जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँच सकें। थैंक यू दोस्तों।